अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत ने ज्वाइन किया है। वो जब भी किसी के प्रोग्राम में होते हैं, एक तो इंकशाफात उनसे रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ख़ास तौर पे सिंध की तब्दील होती हुई सियासत में अगर नबील गबूल के कमेंट्स ना लिए जाएँ तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर महसूस होती है। इसलिए नबील साहब ने आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। MQM का हिस्सा भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रह चुके हैं। दोनों जमातें सिंध की सियासत में बड़ा अहम किरदार रखती हैं और इनकी नज़र भी दोनों जमातों पर रहती है। बहुत शुक्रिया नबील साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया मुझे। नबील, आपने ये कहा कि उज़ैर बलोच के इंकशाफात के बाद बहुत बड़े बड़े लोगों पे हाथ पड़ेगा, तो आज चलें उन लोगों के नाम ले लेते हैं। किन पे हाथ पड़ेगा? नहीं, अब मैंने जैसे बार बार मैं कहता हूँ ना कि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अब मैं पे नाम शाम नहीं लूँगा। मुझे जो करना था वो मैंने किया। मैंने अपना फ़र्ज़, अपना हक अदा किया मुल्क के लिए। अब मैंने हर शो में, आप अपने मेरे पिछले 5-6 महीने के रिकॉर्ड्स निकाले तो मैं आप लोगों को बताता जा रहा था कि ये होने जा रहा है। मैंने ये भी बताया था कि दिसंबर में एक अहम, बहुत ही एक ऐसा मसला उठ खड़ा हो जाएगा जो सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा वबाल जान बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अब किस के ऊपर हाथ पड़ने वाला है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उज़ैर बलोच बता चुका है अपने स्टेटमेंट में। उसकी JIT ऑलरेडी हो चुकी है, एक दुबई में और एक अभी जाके होने वाली है। वो ऑलरेडी बता चुका है, तो उससे सुनने दें। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या क्या मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप उस JIT के मतन से आगाह हैं, तो शेयर कर लें। नहीं, मैं देखे ना मतन से आगा तो नहीं हूँ, मतलब JIT का मैं कोई मेंबर तो हूँ नहीं, लेकिन ये कि मैं चूँकि लियारी में मैं समझता हूँ कि 30 साल एक सियासत लियारी में मैंने किया है। मुझे इनके करतूते पहले दिन से मुझे पता है। मैं पहले दिन से ये बोलता जा रहा हूँ कि देखें, ये जो गैंगस्टर है, पीपल्स पार्टी को मैंने कहा, अपने लीडरशिप को कहा, ये किसी के नहीं है। ये आपको या आप इनको थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल तो कर लेंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए जो है मुसीबत बन जाएंगे। पहले दिन से मैं इनको कह रहा था कि देखें, पीपल्स पार्टी को तो अब ज्यादा मुसीबत किसके लिए पैदा होने वाली है आपके मुताबिक? आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, फरियाद तालपुर के डायरेक्ट रिलेटिव्स के लिए, या शर्जील मेमन के लिए? देखें, जिन लोगों ने उसके घर में रात गुजारे हैं, रात के 3 बजे जाते थे और सुबह फजर में वापस नाश्ता करके निकलते थे, उन सब के लिए तो मुसीबत है ही है। और वो तो ऑलरेडी उज़ैर बलोच कह चुका है। वो चीज़ नाम से आएंगी, शर्जील मेमन है, कादर पटेल है, और 2-3 सेनेटर्स हैं, 1-2 MNAs हैं, इनके नाम तो सामने आ रहे हैं। लेकिन देखें, मुझे दुख सिर्फ ये होता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर इतने मासूम हैं कि जिस तरह आप बकरी को जो है ना चराते हैं और उसको आप खींच के लेकर जाते हैं अपने साथ, और वो बेचारा बकरी जो है आपके पीछे पीछे चलता जाता है, इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को भी जो है नहीं बख्शा गया। उनको जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया, उसको उज़ैर बलोच के ज़ोराने में लेकर गए, उसको उज़ैर बलोच के हाथों से खाना खिलाया गया और उसका वीडियो भी लिया गया और उसका वीडियो सरेआम पेश हो गया, सब दुनिया ने देख लिया है। तो ये सारे लोग मैं समझता हूं कि देखिए, तस्वीरें लेना, मेरी भी तस्वीर है उज़ैर के साथ। मैं तो उज़ैर को सरेंडर करा रहा था। मैंने एक मीटिंग की उसके साथ नबील गबोल हॉल में, बकरा पीढ़ी में। वहां पर मैंने उसको कहा कि सरेंडर कर लो, और वो आप ज़रूर चलाइएगा, गूगल में है, गूगल के अंदर वो है जिसमें उसने कहा कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार है। मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन जैसे आप बात करते हैं शर्जील मेमन के बारे में, नबील साहब वो भी आपके बारे में कहते हैं कि आपने भी अरशद पप्पू को सपोर्ट किया, गफ्फार जिक्री को सपोर्ट किया, रहमान डकैत को सपोर्ट किया। देखिए बतूल, सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट वो शख्स करता है जिसके पास पावर होता है। अगर मैं मिनिस्टर होता शर्जील मेमन की तरह, मैं सपोर्ट करता, मेरे पास पावर था, मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता, मैं सपोर्ट कर पाता। मैं तो खुद ना MNA था, ना मैं MPA था, मेरे पास कोई पावर्स ही नहीं थे। मैंने तो मिनिस्ट्री से भी इस्तीफा दे दिया था। मैं एज नबील गबोल क्या एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर सकता? और अगर मैं सपोर्ट करता, नबील साहब आपने सरेंडर तो नहीं करवाया, लेकिन आपने गिरफ्तार जरूर करवा दिया, क्योंकि उनकी मां कहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब और नबील गबोल ने वारंट गिरफ्तारी करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया।
नहीं, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मैंने तो उसके पीछे तक मैं दुबई गया हूँ और दुबई में जहाँ जिस घर में ठहरा था वो पिक्चर्स भी मैंने निकाल के मिनिस्ट्री इंटीरियर को दी है। मैंने इसका वो जो फर्जी नाम जो पासपोर्ट इशू हुआ है ईरानी पासपोर्ट, उसका जो फर्जी नाम है वो पासपोर्ट है, वो मैंने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इंटीरियर को पहुँचाया कि आप लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट को ढूंढ रहे हैं, उज़ैर बलोच को ढूंढ रहे हैं, ये तो कोई और है, किसी और नाम से ट्रैवल कर रहा है, वो सब चीज़ मैंने पहुंचाया। इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं। बात यह कि देखें, हम अगर अपने इदारों, अवाम, पब्लिक अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। वो ऑपरेशन कामयाब होता है जिसमें पब्लिक की सपोर्ट होती है, और मेरी तरह अब जाकर लियारी के सारे लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी गैंग वॉर का शख्स जब अपने इलाके में आता है तो पड़ोसी जो है फौरन वो रेंजर्स को इतला दे देता है और इसी तरह वो पकड़े जाते हैं। तो ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि ऐसे क्रिमिनल्स, टेररिस्ट के खिलाफ जो है। नबील साहब ये बताइए कि शर्जील मेमन के गिर्द कितना घेरा तंग होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और वो आपको क्या लगता है वापस कब आएंगे? देखिए, शर्जील मेमन तो बहुत अजीब बेवकूफ़ों वाले बच्चों वाली बातें कर रहा है कि मेरा नाम ईसीएल से निकालो तो मैं वापस आऊँगा। वो ईसीएल का मतलब ही उसको नहीं पता है। वो समझ रहा है ईसीएल का मतलब है एंट्री कंट्रोल लिस्ट, ईसीएल का मतलब है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। जब आप बाहर जाना चाहते हैं आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। उसको तो बाहर जाने दिया गया जबकि उसका नाम ईसीएल पे था। उसको वापस आने में तो कोई उसको जरूरत नहीं है कि ईसीएल से नाम हटाया जाए। वो आ सकता है, फेस करे कोर्ट में। अगर देखे ना, अगर मेरे दिल में चोर है, मैं अगर मुल्क से बाहर भागना चाहता हूं, पिछले दिनों मेरा नाम भी जो है स्टॉप लिस्ट में डाला गया था, जुल्फिकार मिर्जा का, मेरा और लियारी के एमएनएस एमपीएस का। अगर मेरे दिल में चोर होता मैं भी भाग जाता, लेकिन मैं तो कहता हूं सबसे पहले मेरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ, क्या मैंने कोई इनसे कोई काम लिया गैंग वॉर से, क्या मैंने भत्ते लिए, क्या मैंने लोगों को मरवा। मैं तो लड़ा हूं इनसे, मैंने तो इनको गिरफ्तार करवाया है, मैंने तो इनके असले पकड़वाए हैं। मैंने तो ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तो आप पूछ सकते हैं उस वक्त के डीजी से, डीडीजी से, कि मैंने किस तरीके से रेंजर्स को जो है सपोर्ट किया लियारी के अंदर। मुझे फिक्र नहीं है, मुझे डर नहीं, इसलिए मैं बैठा हूं। शर्जील मेमन को डर है, उसको पता है मैं वापस आऊंगा, मैं गिरफ्तार हुआ, क्योंकि 5 रेफरेंसेस उसके तैयार है नैप के, वो उस खौफ से नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जो भी कुछ रेफरेंसेस आपके खिलाफ भी अप्रूव हुए हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि क्या जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप कहते भी रहे हैं, आपको लगता है कि उनके लिए भी कोई मुश्किल सिचुएशन बनने जा रही है आगे जाके? देखिए, मैं साफ कहूँगा कि उज़ैर बलोच के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक आप जुल्फिकार मिर्ज़ा को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं विटनेस हूँ। मैंने उज़ैर को सरेंडर के लिए बोला तो उज़ैर ने अपने नुमाइंदे ज़फ़र बलोच को कहा कि ठीक है आप मीटिंग करा दें होम मिनिस्टर के साथ, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा कि आप सरेंडर नहीं करें, मेरे लिए काम करें। तो उज़ैर की कहानी जो है उसकी अधूरी कहानी होगी अगर जुल्फिकार मिर्ज़ा का जिक्र नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि मतलब उज़ैर को बनाने वाला ही होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा था। अगर एक होम मिनिस्टर एक क्रिमिनल को कह दे कि तुम फिक्र नहीं करो, इस इलाके में चारों पुलिस स्टेशन के थाने के SHOs जो है वो उज़ैर बलोच के कहने पे लगा दिए गए। मैं इलाके का MNA था, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जाता था। मैं इलाके का MNA था, मुझसे जो है इफ्तिताह नहीं करवाया जाता था किसी भी, वहां पर जो भी हम डेवलपमेंट का काम करते थे वो उज़ैर बलोच से इफ्तिताह करवाया जाता था पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इसका क्या मतलब है? तो वो तो वाज़ेह दुनिया को पता है, लियारी के लोगों को नबील कबूल साहब, आप ये भी ओपनली कह रहे हैं कि अगर जो आप पे इल्जाम आते हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर आप गैंग वॉर में मुलविस हैं तो आप भी बिल्कुल हाजिर है हर तरह की इन्वेस्टिगेशन को फेस करने के लिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ एक फोन करके बुला दे कि जी आप आ जाएं, आपकी इन्वेस्टिगेशन है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन क्या, आपको हम अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, मैं खुद उधर जाने के लिए तैयार हूं अगर मुझे इंट्रोगेट करना चाहते हैं। मुझे पता है, मुझे अपना पता है कि मैंने क्या किया है, और मुझे पता है कि मेरे कॉन्शियस क्लियर है, और मुझे पता है कि मैं साफ हूं। तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं किसी खौफ में मुब्तला नहीं हूं। मैं कराची में बैठा हुआ हूं, नबील साहब 2 सवाल और फिर मुझे ब्रेक। मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब कब वापस आ रहे हैं, आएंगे भी या नहीं? अब मुझे नहीं पता है। सुना आसिफ अली जरदारी साहब जो है वाशिंगटन से फिर न्यूयॉर्क आ गए और न्यूयॉर्क में जो है वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मुझे नहीं पता। देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आ भी सकते, उनको आना भी चाहिए, और अगर नहीं आएंगे तो उनकी अपनी जमात के लिए आजकल पीपल्स पार्टी जिस सूरत हाल से गुजर रही है आपके सामने है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं तो उनको आना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए।
ठीक है, आप क्या समझते हैं, क्या उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सौलत मिर्ज़ा साबित होंगे? नहीं, सौलत मिर्ज़ा तो इसलिए साबित नहीं होगा क्योंकि सौलत मिर्ज़ा ने एमक्यूएम का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि एमक्यूएम को जो है और ज़्यादा जो है वोट मिल गए, क्योंकि एमक्यूएम वाले जब आप सौलत मिर्ज़ा को आपने पेश किया सामने, मुझे तो ये भी एतराज़ है अपने इदारों से कि आप जब एक क्रिमिनल की जीआईटी को पेश करते हैं, आप उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब सौलत मिर्ज़ा कह रहा है कि बाबर गौरी के घर में मुझे लंदन से फ़ोन आया और मुझे ऑर्डर्स मिले कि फ़िलां बंदे को जाके मारो, आपने क्या बाबर गौरी के जो है रेड वारंट्स निकाले? आपने क्या आपने वो केस बनाया? कुछ नहीं हुआ। वो जाके फांसी पे लटक गया, क्या हुआ? उसके बाद जो रेफरेंस आपके अप्रूव हुआ है उस पे आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। नबील साहब अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर आपके रेफरेंस की तरफ आते हैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस मसले का हल जो है ना, ये सौलत मिर्ज़ा वाला हल नहीं हो जाए इस केस का। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस का हल ही यही है कि इस उज़ैर बलोच का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि जब तक मिलिट्री कोर्ट बनाई इसी चीज़ के लिए। उज़ैर बलोच कोई सियासी लीडर नहीं है। उज़ैर बलोच वो क्राइम में, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है जिसमें लोगों की गर्दनें काट के लियारी में फुटबॉल खेला गया सरों के साथ। एक नहीं, दो नहीं, 100 के हिसाबों से इस तरह के केसेस, इस तरह के मर्डर्स केसेस हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसका हल ही सिर्फ मिलिट्री कोर्ट है। ठीक है नबील साहब, नैब ने आपके खिलाफ भी करप्शन रेफरेंसेस को अप्रूव किया है कि आपने इलीगल अपॉइंटमेंट्स की हैं, आपने इलीगल अलॉटमेंट करवाई है, प्लॉट्स की रिइंबर्समेंट की है पैसों की, तो फिर आप इसको फेस करने के लिए तैयार हैं? अव्वल तो मैं ये बताऊं कि मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है, वो मेरे ऊपर इन्होंने ये रेफरेंस नहीं बनाई है। वो मैं आपको ज़रा इसको क्लियर कर दूं, डॉन में ही आया, आपके चैनल में, आपकी न्यूज़पेपर में वो ये हुआ था कि नैब ने एक रेफरेंस भेजा है, और भी अखबार में आया होगा। नैब ने रेफरेंस ये भेजा है कि बाबर गौरी जो फेडरल मिनिस्टर है पोर्ट्स एंड शिपिंग है, उसने अपने दौर में इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए 60 साल से ऊपर के लोगों का, और इलीगल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स की। अब चूंकि मैं स्टेट मिनिस्टर था, और आप सबको पता है कि स्टेट मिनिस्टर के पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं होती है। मैं सिर्फ 3 महीने के लिए मिनिस्टर था। उसके बाद जब मेरे ऊपर आ गया था बाबर गौरी एज फुल फेडरल मिनिस्टर, तो समरीज जो है वो सेक्रेटरी से जाती थी फेडरल मिनिस्टर के पास, और मेरा कोई काम नहीं होता था। यही वजह थी कि मैं घर में बैठ गया। तो अगर मेरे ऊपर कोई रेफरेंस है, इन्वेस्टिगेशन करे, मैं बिल्कुल उसके इन्वेस्टिगेशन में पेश होने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कोई चीज निकलती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मुझ पे अगर बाहर तो नहीं चले जाएंगे ना जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी? ना, ये मैं आपसे, अवाम से, कौम, बाहर जाना हो, देखे मेरी बात सुने। मैं अभी, मुझे इतना ज़रूरी काम है दुबई में और मस्कत मुझे जाना था। मैं इसलिए खुदा की कसम नहीं जा रहा हूँ कि मेरा एक दफ़ा रेफरेंस हो या मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी हो, वो मैं फेस करूं, ताकि कोई ये नहीं बोले कि ये भाग के चला गया। और अगर मैं जाऊंगा भी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के लिए भी जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा हूं। मैं ये भी आपको बता दूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मेरे ऊपर कुछ है तो मेहरबानी करें, जल्दी करें, मुझे इंट्रोगेट करें, मुझे इन्वेस्टिगेट करें। अगर मेरे पे कुछ निकलता है तो मेरे ऊपर केस बनाएं, लेकिन गधा घोड़े को एक हिसाब में नहीं रखें। एक के ऊपर अगर केसेस हैं, एक के ऊपर अगर रेफरेंसेस हैं, उसको तो आप लोगों ने जो है निकलने भी दे दिया, मुल्क से बाहर जाने भी दिया, और उसके रेड वारंट्स भी इशू नहीं हो रहे हैं। और एक आप लोगों के सामने कह रहा है कि क्राइम को खत्म करने में मैंने जिस तरीके से अपनी जान हथेली पे रखा है, आप अगर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं तो वैसे ही रुका हुआ, मैं भागने वाला हूं नहीं, मैं भागता हूं नहीं, मैं वैसे ही रुका हुआ हूं। मुझे आप इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन चोरों को जो भाग गए उनको वापस लेकर आए, क्योंकि अगर आपने उनको नहीं लेकर आया तो आपकी ऑपरेशन जो है वो मैं नहीं समझता हूं कि फिर कंप्लीट हो सकती है। कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो वहां से बैठकर ये पूरा सिस्टम को चला रहे, करप्शन को चला, जिनके पैसे आज भी यहाँ पाकिस्तान में उनके घर के सहन में दफने हुए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आप वापस? नबील कबूल साहब, आपने उज़ैर बलोच को पकड़वाने में तो मदद की, शर्जील मेमन के हवाले से भी आप कुछ सर्विसेज देंगे अपनी? शर्जील मेमन जो है ना, वो बेचारा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुद बड़ा कैद है लंदन के अंदर, और वो दुबई में तो उसके 2-2 बंगले हैं, लंदन में भी सुना। वो कैद नहीं है, वो कहते हैं वो अपने बेटे का एडमिशन के लिए वहां पे।
बेटे को तो एडमिशन दे दिया उसने, अब तो उसका काम खत्म है, उसको तो वापस आ जाना चाहिए। और मजे की बात आपको बताऊं, उसने हमारे एक बड़े चैनल के एक बड़े एंकर को जो है वो मामू बना लिया। वो कैसे मामू बना लिया? उसने ग्रीन पासपोर्ट अपना दिखाया कि देखो 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 मेरे पास ये पासपोर्ट है, मेरा कोई पासपोर्ट इमिग्रेशन ने, यूके की इमिग्रेशन ने नहीं रोका है, मेरा ये पासपोर्ट है। और वो ग्रीन जबकि मिनिस्टर के पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं होता है, ब्लू पासपोर्ट होता है। मिनिस्टर के पास ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, वो पासपोर्ट उसने नहीं दिखाया जो इमिग्रेशन के पास, इमिग्रेशन यूके इमिग्रेशन ने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया है, वो उसने नहीं दिखाया। उसने वो पुराना ग्रीन पासपोर्ट दिखाया जो उसके पास इलीगली है, क्योंकि आप एट अ टाइम 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। और वो हमारा जो एक बड़ा अच्छा शो करते हैं रात के 10 बजे बड़े चैनल में, वो उस बात को नहीं समझ सका कि ये जो दिखा रहा है वो ग्रीन पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, क्या ऐसी भी कुछ इतलात हैं कि शर्जील मेमन साहब को असाइलम दिलवाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मेरे ख्याल में शर्जील मेमन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय अलग हो गई है। शर्जील मेमन जो है वो और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की राय अलग हो गई है। तो ये आप खबर दे रहे हैं? ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जैसे आपकी जुदा हो गई थी और फिर परमानेंट बेस पे जुदा हो गई थी, या मना लिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो आप नहीं समझी। मैं तो नाराज होके गया क्योंकि मेरे साथ तो जुल्म हुआ है ना। मेरे साथ तो मेरा हल्का मुझसे छीन लिया गया, मेरे घर पे पुलिस के रेड्स होते थे क्योंकि मैं ये कहता था कि कराची को फौज के हवाले किया जाए, तो मेरे घर पे 15-15 मोबाइलें आई। मैंने तो इसलिए रिज़ाइन किया क्योंकि मेरे हल्के में मेरी जगह एमएनए गैंग वॉर के लोगों को बना दिया गया। तो मैंने देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लोगों के लिए, तो मैं घर जाके बैठ गया। मेरे तो खुद कुछ और इख्तलाफात है। ये तो जो है शर्जील मेमन तो वादा माफ गवाह बन गया है। तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए खतरा बन गए शर्जील मेमन साहब? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और शर्जील मेमन की राय जुदा हो गई। खतरा बना या नहीं बना मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी राय अलग अलग है। उनकी शर्जील मेमन, सबसे पहला सवाल तो मैं ये करता हूँ कि नवंबर में ईसीएल में नाम था उसका, तो वो गया कैसे बाहर? जब ईसीएल में नाम था, बाहर कैसे चला गया वो? आप बताएं कैसे चले गए? तो आप इन्वेस्टिगेट करें ना, जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं वो इन्वेस्टिगेट करें। वो वीडियो क्लिप निकालेंगे कौन छोड़ दे गया था उसको। आजकल इन्वेस्टिगेशन करने में आप भी मदद कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मुझे अब एक ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नबील कबूल साहब से पूछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलती कहाँ कर रही है। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। नबील कबूल साहब, पीपल्स पार्टी कहाँ पे गलती करी है अगर नेशनल इलेक्शन प्लान के तनाजुर में देखा जाए, जो वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान चपकलश नजर आती? देखें, 3 साल, पौने 3 साल तक तो वफाक और सिंध की गवर्नमेंट आपस में दोनों एक ही पेज पे थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे थे। ये अचानक सूरत हाल तब्दील हो गया डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के बाद, और अब जो है फेडरल गवर्नमेंट खुसूसन चौधरी निसार, चूँकि वो कमिटेड है सिंध के अंदर और कराची के अंदर क्राइम का खात्मा करने, तो वो जो है जो उनकी कमिटमेंट है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये बताऊं कि यहाँ सिंध के अंदर अब जो पीपल्स पार्टी मजलूम इसलिए बन रही है और सिंध के अवाम के दिमाग में ये सोच भी इसीलिए आ रहा है कि क्यों सिंध, वाई सिंध ओनली? सिर्फ सिंध में ही करप्शन तो नहीं है ना। आपको पता है कि पंजाब में कितना करप्शन है। आप कश्मीर से आगे जाए राजनपुर की तरफ, तो जो दरिया सिंध है उसके दोनों तरफ जो यंग गैंग वॉर के लोग, जो क्राइम की दुनिया के बादशाह हैं जो कराची में, इससे डबल वहां पर पावरफुल जो है छोटू गैंग एक है जिसने पुलिस के 15-15 लोगों को अगवा करके लेकर जाती है। वो कौन चला रहा है? वो किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? वो पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे हैं वो लोग। वहां पर इलेक्टेड लोग जो इलेक्शन जीतते हैं वो इनके सपोर्ट से इलेक्शन जीतते हैं। वहां पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर ये जो ऑरेंज ट्रेन का जो है दो डायरेक्टर्स जो है उनको नैब ने पकड़ा, किसका फोन गया, किसने छुड़वाया उन दोनों को?
ये सारी चीजें मेरे ख्याल में नैब को इन्वेस्टिगेशन, देखिए नैब रेफरेंस निकाल रही है रोज। ये बताइएगा कि डॉक्टर आसिम का केस आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आज भी मौला बख्श चांदियों ने कहा कि क्या सबूत दिया आपने उनके खिलाफ, कुछ किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मुझे देखिए, अगर तो एविडेंस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में उनका बेल हो जाएगा, क्योंकि एज सच एविडेंस, यही हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो हमारी जुडिशल सिस्टम है, हम अपने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पे हम अमल नहीं करते हैं। कोई एक्ट ही नहीं है मेरे ख्याल में विटनेस प्रोटेक्शन का, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है। अब ये उज़ैर बलोच ने 600 कत्ल किए तो मेरे ख्याल में शायद 2 कत्ल के एविडेंस जो है वो सामने आएंगे, बाकी कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरीके से जो एक वीडियो थी चौधरी निसार साहब के पास, उसके अब तक मंजर आम पे ना आने के पीछे क्या मंतक है? देखिए, ये सवाल ज़रूर आप चौधरी निसार से करें, जिससे चौधरी निसार ने ये कहा था कि डॉक्टर आसिफ के रोते हुए वीडियो है, तो वो सामने उनको लाना चाहिए। देखें, उनको अपनी ज़ुबान पर पूरा, क्योंकि उनका चौधरी निसार का इस वक्त इमेज एज अ स्ट्रेट पर्सन है कि जो सच्ची और खरी बात करते हैं और जो कमिटेड लगते हैं, उनको चाहिए अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है वो उसको पेश ज़रूर करें। इसी तरीके से डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के केस के भी बहुत सारे उनके पास एविडेंस है, वो भी पेश करें। बहुत सारी चीज़ें उनके दिल के अंदर राज है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ इसलिए महाज खुल जाता है क्योंकि मेरा पाँव कुछ लोगों की दुम पे आ जाता है। आप देखें ना, उसने पॉलिटिशियनों को जो है वो बिल्ली बना दिया कि दुम पे पाँव आ गया, मतलब बिल्लियों के पाँव पे जब आप दुम पे पाँव रखते हैं तो वो चीखती है। तो उन्होंने, मुझे नहीं पता कि सिंध के किस पॉलिटिशियन का नाम ले लिया है। कायम अली शाह बिल्ली नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ चौधरी निसार के सीने में बड़े राज हैं, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर बिल्ली है, नहीं है तो फिर शेर भी नहीं है कायम अली शाह साहब, फिर क्या है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो बुजुर्ग आदमी, वो बदवा उसकी बहुत लगती है, वो इंसान बैठे बैठे भस्म हो जाता है, उसकी बदवा बड़ी लगती है, समझे ना। मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन हालांकि आप उनकी बदवाओं का शायद सामना कर चुके हैं, इसलिए आपने ऐसा तज्जिया दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि सिंध और वफाक के दरमियान ये जो ब्लेम गेम है, ये किस नहज तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, वफाक जो है ना, मेरे ख्याल में इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वफाक वो सब कुछ कर रहा है जो वफाक को करना चाहिए, जो वफाक पहले नहीं करती थी। लेकिन ये कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को शायद लोगों ने काफ़ी अकल दी है, और वो तीसरी दफ़ा, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की एक बहुत बुरी आदत है कि वो चलते चलते ग्रेनेड पे खुद पाँव रख देते हैं, तो इस दफ़ा शायद कोई ग्रेनेड किसी ने बिछाया नहीं है। ग्रेनेड पे नहीं, दस्ती बम। दस्ती बम ग्रेनेड एक ही चीज़ है, उर्दू में दस्ती बम कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेनेड कहते हैं। तो लेकिन मैंने उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट कर दिया। अच्छा, चलिए एमक्यूएम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। डीजी आईएसपीआर ने जो रिसेंटली ब्रीफिंग दी, उसमें एमक्यूएम के कुछ लोग मेरे प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने ही कहा कि देखें जी, इस ब्रीफिंग में एमक्यूएम का कहीं नाम नहीं आया। तो क्या पहले ऑपरेशन पॉलिटिसाइज था और इस ब्रीफिंग के बाद सिमत ज़्यादा वाज़े हो गई है या अनक्लियर हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखें, पिछले दिनों एमक्यूएम को एक बहुत बड़ा जो है टेररिस्ट पकड़ा गया, मेरे ख्याल में उसका नाम मिनाज था, मैं सही नाम मुझे याद नहीं है, पिछले ही दिनों, एक हफ्ते पहले की बात है। कार्रवाई हो रही है एमक्यूएम की तरफ, लेकिन अगेन फिर लोगों का एक यही सवाल है। देखें, इस ऑपरेशन को कंट्रोवर्शियल कुछ सियासी लोगों ने बनाने की कोशिश की है, उनको मौका मत दें। अगर आप सिर्फ डॉक्टर आसिम और उज़ैर के इंकशाफात पर अगर आप कार्रवाइयाँ करते हैं, तो और बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आप भूल जाते हैं जिसपे मजदूर 260 जला दिए गए, जो कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हुई है कि पाकिस्तान के अंदर बत्ते के ऊपर मजदूरों को जला दिया गया। अगर आप उसको साइड पे रख देंगे तो फिर ये आपका ऑपरेशन कभी कामयाब नहीं होगा, फिर आपका ऑपरेशन कंट्रोवर्शियल होगा, फिर आपका ऑपरेशन जो है वो सियासी हो जाएगा। तो जो लोग, लेकिन एमक्यूएम की एहतजाजी सियासत, आपको लगता है कि एमक्यूएम की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगी या सरकार का रवैया मोम हो जाएगा? देखिए, ये कोई एहतजाज नहीं है जो एहतजाज अब देखें आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे कल से परसों से शायद एमक्यूएम की राब्ता कमेटी 2 दिन के लिए भूख हड़ताल कर रही है। तो 2 दिन का कौन सा भूख हड़ताल होता है? मुझे तो ये भूख हड़ताल का समझ ही नहीं आता कि 2 दिन का ये एहतजाज। देखें, अगर आप हमारे इदारे, हमारे पाकिस्तान की फ़ौज अगर ये सोचकर ऑपरेशन में नरमी इख्तियार करेगी कि जी उसका रद्द अमल आएगा रोडों पर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ़ौज के सामने, स्टेट के सामने कोई खड़ा हो सकता है।
तो जो ऑपरेशन, लेकिन क्या डेविड कैमरून को उनके रवैये को फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बाहर के ममालिक में तो बड़ा हम्बली एहतजाज किया जाता है, पाकिस्तान की तरह एहतजाज नहीं किया जाता। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि डेविड कैमरून के वक्त में मिलियन मार्च हुआ था सीरिया के वॉर के ऊपर। क्या हुआ सीरिया के वॉर के ऊपर? कुछ नहीं, मतलब ये एहतजाजों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन असल इशू ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं यूके की गवर्नमेंट के हवाले से बात इसलिए नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ या वहाँ पर किस तरीके का क्या रवैया है। मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूँगा कि चौधरी निसार के पास बहुत सारे एविडेंस है, तो वो एविडेंस जो है वो अगर यूके की गवर्नमेंट को नहीं भेज पा रहे हैं या नहीं बेच सक रहे, तो वो उस रियलिटी को बताए कि उनके हर्डल बीच में क्या आ रहे हैं, और वो अवाम के सामने उस एविडेंस को पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करें। उनके पास बहुत सारे एविडेंस। लेकिन नबील कबूल साहब, इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से मजीद डेवलपमेंट ये है कि यहाँ की टीम्स वहाँ की टीम से फर्दर कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, ताज़ा खबर है। इसके आगे आप क्या देखते हैं, ये कैसे वाइंड अप होगा ये केस? देखिए, वाइंड अप मुझे नहीं पता वाइंड अप होगा नहीं होगा, लेकिन ये कि यूके की गवर्नमेंट ने जब एविडेंस मांगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट चौधरी निसार के मुताबिक के हम दे चुके हैं। अब तो बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ यूके गवर्नमेंट। अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या, क्योंकि उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस को तो क्लोज कर दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि इमरान फारूक का मर्डर केस भी क्लोज होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड में कोई भी मर्डर केस जो है वो अनरिजॉल्व नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत नबील, मुझे आप एक ब्रेक लेनी है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। जी नबील साहब, एक तो अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर सिक्योरिटी कंडीशन पे भी आते हैं कराची की। नहीं, वो मैंने जवाब मुकम्मल कर लिया, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार किया है, ये किस बात की तरफ इशारा करती है कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए बेहतर रहेगा या चेंज इन कमांड हर्ट कर सकता है? देखिए, आर्मी चीफ, आपको पता है कि उनकी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से उनकी जो एक पर्सनैलिटी, उनकी इमेज है, उनको बहुत पसंद किया जा रहा है पाकिस्तान में। और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन ज़रब-ए-हज़्ब अंजाम दिए कराची में कर रहे हैं, तो लोग बहुत उनको पसंद कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं, रैलियाँ निकल रही है। लेकिन साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा तो आवाम की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि मुझे फीलिंग है कि गवर्नमेंट खुद उनको एक्सटेंशन देगी। अब वो एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट खुद देगी। ठीक। DGISPI की ब्रीफिंग से ये भी कुछ चीज़ें सामने आई कि अलकायदा बरसगीर, TTP और लश्कर जंगी अब ज़्यादा एक्टिव है कराची में। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा? देखिए, 2016 खात्मे का नहीं होगा, लेकिन उनकी कमर टूट जाएगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आर्मी काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे इंटेलिजेंस के इदारे काम कर रहे हैं, उनकी कमर इतनी टूट जाएगी कि उनको खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कमर तो 2 साल पहले ही टूट गई थी, जब ज़रबे कंक्लूसिव फेज में दाखिल होने लगा ही था तकरीबन 1 साल पहले। तो वो तो ये दावा तो उसी वक्त कर दिया गया था। तो हमेशा कमर ही तोड़नी चाहिए या मुकम्मल खात्मे की तरफ भी उम्मीद रखनी चाहिए? मुकम्मल खात्मा, ये एक टेररिज्म ऐसी चीज़ है कि मुकम्मल खात्मा, आपको पता है कि आयरलैंड में भी टेररिज्म होता था, दुनिया के और भी ममालिक में इतनी आसानी से, इतनी जल्दी 1 साल का अरसा, 10 महीने के अरसे में जनरल राहिल शरीफ जो है वो काफ़ी उसमें बेहतरी तो ला सकते हैं। लेकिन यही बात है कि पाकिस्तान की आवाम क्यों चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे, क्योंकि वो चाहते हैं, न सिर्फ वो ये चाहते हैं कि कमर टूटे दहशतगर्दों का, लेकिन वो चाहते हैं कि खात्मा हो। तो आपने जो बात सही की है कि खात्मा के लिए टाइम जो है वो जाहिर है, यानी कि आपके मुताबिक उनका दावा रियलिस्टिक नहीं है इस साल के हवाले से अगर देखा जाए तो? इस साल सिर्फ कमर ही टूटेगी। मैं समझता हूं कि देखिए, जनरल राहिल शरीफ साहब को पाकिस्तान के कौम पर एक एहसान करना चाहिए, अपने मुल्क पर एहसान करके जाना चाहिए, एक अच्छा नाम लेकर जाना चाहिए। और वो इसी तरह ही होगा कि वो ड्यूरिंग जंग अगर जाएंगे तो कोई भी सिपा सालार जंग के दौरान छोड़कर नहीं जाता है। तो ये जंग जारी अगर रहेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर जनरल राहिल शरीफ साहब को रहना चाहिए मज़ीद 3 साल और, ताकि इसका खात्मा करके वो घर जाए।
ठीक। नबील कबूल साहब, आपके बारे में कुछ आपके नाक़दीन की राय ये है कि आप संजीदा नहीं अपने सियासी करियर को लेके, क्योंकि आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जिसको मैं ज्वाइन करूँ अभी इस वक्त। मैं समझता हूँ कोई ऐसी पार्टी, अगर आप पब्लिक से पूछें, आप यकीन करें कि पब्लिक, मेरे हल्के के लोग, लियारी के लोग मुझे कहते हैं साहब आप आज़ाद हैसियत से खड़े हो, उनको कोई पार्टी समझ नहीं आ रही है। आप यकीन करें कि इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम आ गया है पॉलिटिकल लीडरशिप का। एक नई लीडरशिप की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन नई लीडरशिप कब आएगी, कैसे आएगी, किसी को नहीं पता है। नई लीडरशिप में की एक मिसाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की फॉर्म में मौजूद है, आप उन्हें कंसिडर करें या ये भी खबरें कि वो शायद उन्होंने भी आपको अप्रोच किया हुआ है? नहीं, अप्रोच तो खैर मुझे सबने कर लिया है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मैं खुद इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि अवाम पब्लिक को, जैसे अब पब्लिक देखे ना, पब्लिक जब पहली दफ़ा पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत को छोड़कर फ़ौज की तरफ देख रही है और फ़ौज ही को समझती है कि वो उनको निजात दिला सकती है इन मसलों से, तो पब्लिक का जो रुझान है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हट के फ़ौज की तरफ जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन नबील कबूल साहब, जहां तक मैं फौज के प्रोसीजर्स को जानती हूँ, अब आप आर्मी में अप्लाई भी नहीं कर सकते, तो आपको सियासी जमात ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि आपने मुझसे कहा कि किस, आप मुझे बताएं मैं किस सियासी जमात में जाऊँ, मतलब कोई ऐसी सियासी जमात चीफ जस्टिस को कंसिडर करेंगे या नहीं? चीफ जस्टिस देखे ना, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने, मैं कुछ नहीं कहना चाहता उनके बारे में, लेकिन ये कि इलेक्शन में अभी 2 साल हैं और अभी टाइम है। मैं हालात देख रहा हूँ, पहले ये सारे गंद साफ हो, ये सारे जितने भी करप्ट एलिमेंट्स हैं इसकी सफाई हो। पार्टी के अंदर अच्छे पार्टीज भी हैं, पीपल्स पार्टी कोई ख़राब पार्टी नहीं है, पीटीआई कोई ख़राब पार्टी नहीं है, पीएमएल नून कोई ख़राब पार्टी नहीं है, लेकिन उसके अंदर लोग ख़राब है, उसके अंदर लोग करप्ट है। ऐसे लोगों से खात्मा हो तो फिर आदमी। तो नबील कबूल साहब, 2018 की इलेक्शंस आप अकेले लड़ेंगे या कि कोई पार्टी टिकट होगा आपके पास? नहीं, इंशाल्लाह किसी न किसी पार्टी में तो जाऊंगा। पार्टी टिकट का मुझे नहीं पता है, लेकिन पार्टी के सपोर्ट ज़रूर होगा मुझे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह।